बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है और वो है वीट क्राइसिस, यानी गंदम का क्राइसिस। ये इस वक्त शॉर्टफॉल नहीं है बल्कि सरप्लस है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि निगरान हुकूमत, यानी आज की हुकूमत ये कहती है कि निगरान हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो वीट की मार्केट है, यानी गंदम की प्राइस है, वो क्रैश कर गई है, जिससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हुकूमत इज़्तिराब का शिकार है, चाहे वो पंजाब की हो, वफाक की हो, दीगर सूबों की हो। सवाल ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दरामद की इजाज़त दी गई निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से या निगरान काबीना की जानिब से, तो उसको क्वान्टिफाई क्यों नहीं किया गया, उसकी कैपिंग क्यों नहीं की गई। अगर प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी गई कि गंदम को इंपोर्ट किया जाए तो फिर उसको क्वांटिफाई क्यों नहीं किया गया, मेजर क्यों नहीं किया गया, एक हद से ज़्यादा इंपोर्ट करने की यानी दरामद करने की इजाज़त क्यों दे दी गई। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ निगरान हुकूमत ही दे सकती है। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बना दी है, हाई पावर्ड कमेटी है, सेक्रेटरी कैबिनेट उसको हेड कर रहे हैं कामरान अली अफजल साहब, और उनसे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात भी हुई और वज़ीर आज़म ने उन्हें डायरेक्ट किया है और ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दी है कि बगैर किसी लगी लिपटी के क्लियर पिक्चर पाकिस्तान में हुकूमत को दी जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पीर तक ये रिपोर्ट पेश की जाए। एक तहकीकाती रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है और उसके बाद अब फैसला ये किया गया है कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ को भी इस कमेटी के सामने तलब किया जाएगा और उनसे भी सवालात किए जाएंगे। अब उन सवालात का जवाब क्या अनवारुल हक काकड़ साहब के पास मौजूद है या नहीं। साबिक कंसर्न वज़रा उनको भी बुलाया गया है और कमेटी उनसे भी सवाल करेगी। कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अहम तैनातियों के ऊपर लोग मौजूद थे उनसे भी सवाल किया जाएगा। और जो लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे किसी ने अपनी जेबें भरी हैं या इस फैसले के नतीजे में किसी ने पैसा बनाया है, तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, शायद ये कमेटी इस बात का तयन भी कर पाएगी। लेकिन ये मसला इतना बड़ा है जिसको इस वक्त कोई इग्नोर नहीं कर सकता और ये हुकूमत, जिसका भी अगर कहा जाए तो सियासी तौर पर हनीमून पीरियड चल रहा है, हुकूमत को बने तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका है और ये पहला मेजर इशू है जो हुकूमत को कन्फ्रंट कर रहा है। मईशत तो थी ही, लेकिन अब ये मसला भी अपनी जगह मौजूद है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी और बात इस हवाले से भी होगी कि जजेस तैनाती का तरीका कार बदला जा रहा है हुकूमत की जानिब से, एक आईनी तरमीम ज़ेर बहस है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आईनी तरमीम की जाएगी तो उसका इतलाक कब से होगा। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी या उनका टेन्योर बढ़ाया जाएगा तो उसका इदराक कब से होगा, उसका इतलाक कब से होगा। अगर मौजूदा चीफ जस्टिस पर होगा तो सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ना सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अब तीरों का रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े जज जनाब काजी फाइज़ साहब की तरफ है कि आपको अपने ओहदे के अंदर तोसी नहीं कबूल करनी चाहिए। और अगर आप ये कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के बकौल आप तो हुकूमत की या उन लोगों के साथ बी टीम बन चुके हैं जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। अगर इसका इतलाक, इस तरमीम का इतलाक वाकई मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर होता है तो इससे बहुत से सवालात भी जन्म लेंगे, उनको भी आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। आमतौर पर वज़ीर आज़म जब निगरान वज़ीर आज़म अपने मनसब से अलहदा हो जाते हैं तो ख़बरों में नहीं रहते, लेकिन आप आज भी ख़बरों में हैं। सेनेटर तो आप हैं ही, लेकिन ख़बरों में ज़रूर हैं। इस वक्त जो एक तूफान बरपा है काकड़ साहब, वो अपनी जगह मौजूद है। एक तहकीकाती कमेटी बन गई है और अपेरेंटली उस तहकीकाती कमेटी ने आपको आज बुलाया था, आप तशरीफ नहीं ले गए। तो पहले तो ये क्लैरिटी दीजिएगा कि आपको किसी ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर बुलाया है कि कहीं आप आकर अपना मौक़िफ़ दें? नहीं, मुझे बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मैं भी अभी आपके इस इंटरव्यू से पहले मीडिया में मुख्तलिफ ज़राए से ये बात सर्कुलेट कर रही है, बट नहीं, ऑफिशियली मुझे कम्युनिकेट अभी तक किसी ने नहीं किया किसी भी किस्म की कमेटी में अपीयर होने का। और क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि कमेटी अपना काम करेगी, पीर तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनल करनी है और शायद आपको कमेटी बुलाएगी भी, तो आप भरपूर ताउन का इरादा रखते हैं? ऑफ कोर्स जी, अगर ऐसी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी और वो मुझे ऑफिशियली रिक्वेस्ट करेंगे टू अपीयर बिफोर देम और वहाँ पे जो
क्वेरीज उनकी होंगी जिसको वो केटर फॉर करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। मैं उसको रिस्पॉन्ड भी करूँगा, क्लैरिफाई भी करूँगा और जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो शेयर भी करूँगा। ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है और अथॉरिटीज़ को इसी तरह मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट करने की जो ट्रेडिशन है, इट्स इररेलेवेंट कि आज प्राइम मिनिस्टर कौन है। ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई will appear before a committee which is constituted by the head of the government of the state of Pakistan. Of course I will. ठीक, मेक्स परफेक्ट सेंस। अब काकड़ साहब, क्योंकि मुतअद्दिद जगह पर आप अपना मौक़िफ़ दे भी चुके हैं, बहुत से लोगों को जिनको मईशत की समझ है उन्हें समझ भी आ रहा है। अब सवाल सिर्फ ये है कि एक चीज़ होती है गुड फेथ, कई दफ़ा आप गुड फेथ के अंदर कुछ फ़ैसले करते हैं, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी रही, आप निगरान वज़ीर आज़म रहे, ज़रूरी नहीं होता कि वो हर किसी के लिए फ़ैसले दुरुस्त हों, लेकिन क्या आपको हाइंडसाइट से ये लगता है कि यार मैंने एक फ़ैसला जो कि मैं बहसीत निगरान वज़ीर आज़म या मेरी कैबिनेट ने या मेरे जो कलीग्स थे हम सब ने मिल के किया, गुड फेथ में किया, उसका आउटकम उस तरह नहीं निकला या हम सोच रहे थे या एक क्राइसिस डेवलप हो गया, बट इट वॉज इन गुड फेथ, क्या ये एलिमेंट ज़हन में आपके आता है या ये होता है कि नहीं फैसला था ही दुरुस्त, आज लोगों को समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है? बहुत शुक्रिया मुनीस साहब। मेरे ख्याल में फ़ैसला भी दुरुस्त था और गालिबन लोगों को भी समझ आ रही है। क्या जो लोग इसको ट्विस्ट करके स्पिन करके फॉर पॉलिटिकल रीजंस इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और वो इसको बदल के एक नया बयानिया तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक मसला है अपनी जगह पर। देखिए, हमारा फ़ैसला था क्या? हमारे सामने एक रिक्वेस्ट आई फूड सिक्योरिटी की कि जी इस मुल्क में प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन इतनी क्रॉप की आनी है, 27-28 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो हमारा प्रोड्यूस होना है और जो हमारा कंजम्पशन टारगेट है वो 31 मिलियन मेट्रिक टन के करीब होगा। इसमें यूजुअली एक जो एडिशनल फैक्टर हमारे दौर में आया कि हमारे यहाँ जो ये एस्टिमेशन होती है, बदकिस्मती से जो पिछले 4 दिहाइयों में 5 दिहाइयों में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन हुकूमतों ने जो वीट का एक पोर्शन स्मगल होकर अफगानिस्तान जाता है उसको भी अपनी कंजम्पशन टारगेट में रखा हुआ है। जो आपकी पुअर प्लानिंग एट टाइम्स होती है या इल प्लानिंग होती है, इसको बहुत सारे लोग ओवरलुक कर जाते हैं। यानी आपके बैकयार्ड में एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें आप लीगल ट्रेड नहीं कर रहे हैं उनके साथ, वहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अनडॉक्यूमेंटेड स्मगलिंग है उसको आप ईज आउट किया हुआ है। हमारी हुकूमत में अगर हमसे ये गलती हो गई कि हमने कानून को इन्फोर्स कर दिया, वो जो स्मगलिंग थी उसको कर्टेल कर दी, जिसमें हमारे साथ तमाम इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस थे, उनका बड़ा लीड रोल था। ठीक है जी। ये होता है, इससे जो वीट की मूवमेंट है टुवर्ड्स द वेस्टर्न बॉर्डर वो भी कम होता है। ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इस प्रोजेक्टेड कंजम्पशन टारगेट में एक शॉर्टफॉल आता है, एक कमी आती है, या एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड कमी आती है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे मेहरबान है वो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट या डिमांड क्रिएट की गई। आर्टिफिशियल डिमांड आप कैसे क्रिएट करते हैं? डिमांड आपकी आती है सूबों से, एक मैकेनिज्म है, वो डाटा यहाँ कलेक्ट होता है, हर सूबा अपनी प्रोड्यूस बताता है, अपना कंजप्शन टारगेट बताता है, अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट बताता है, और ये साइकिल साल हर साल से इस तरह चल रहा है। ठीक है। उसके बावजूद बाज़ औकात आपकी कमी होती है उसमें, वीट में या शुगर में। ठीक है। हाँ, इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा यही हुआ कि उन्होंने आपसे कहा कि जी 1 मिलियन मेट्रिक टन जो है ना हमें खरीदारी की इजाज़त दी जाए, कि हमें ये गैप नज़र आ रहा है, ये गैप होगा, और बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि हुकूमत खरीदारी करे। आपने नहीं की, आपने कहा कि आपने उसको डिस्करेज किया, आपने कहा प्राइवेट सेक्टर करे, बट 1 मिलियन टन और फिर देयर इज अ डिफरेंस, जैसे कहा रहता है 3.4 या 3.6 मिलियन मैट्रिक टन हो गई। बट सवाल सिर्फ एक ये भी है, ताहिर साहब इसको एड्रेस काइंडली कर दीजिएगा, कि क्या आपको वाइल टेकिंग दिस डिसीजन जिन जिन लोगों ने एडवाइस किया, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये बातें ऑब्वियसली जब आप कमेटी में जाएंगे आपका अपना मौकफ होगा, आपके कोलीग्स का अपना होगा, फॉर्मर कोलीग्स का, क्या आप इसको बैड एडवाइस भी कह सकते हैं? किसी ने आपको गलत एडवाइस दी, या इट वाज अ वेल थॉट आउट डिसीजन बाय योर कैबिनेट एंड बाय योरसेल्फ? It was an excellent advice. Okay. Why I am saying so? It was an excellent advice due to the interference and intervention of this private sector
आटा कम हुआ, आटे की कीमत कम हुई, रोटी की कीमत कम हुई। पाकिस्तान में जो पावर्टी लेवल, जो खत्ते गुर्बत से नीचे रहने वाले 40% लोग हैं, जिनकी तादाद 10 से 11 करोड़ बनती है, उनको रोटी सस्ती मिली। इन्फ्लेशन कम हुआ। ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसकी फूड आइटम्स की कम कीमत की वजह से इसका असर पड़ेगा। जो मार्कअप रेट है बैंक्स का, उसका ओवरऑल हमारे इकोनॉमिक हेल्थ पे जो असरात आएंगे वो आने वाले दिनों में मजीद जाहिर होंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, मां सिवाय चंद लोग मीडिया पे बैठ के जो हमें गालियां दे रहे हैं जहालत की बुनियाद पे, कमिलमी की बुनियाद पे, जिनको किसी बात की कोई समझ नहीं है, जिसका ताल्लुक ट्रेड से हो, जिसका ताल्लुक इकोनॉमी से हो। ये ऐसे है जैसे आप किसी दर्जी को कहें कि जनाब आप कार्डियक पेशेंट का सर्जिकल ऑपरेशन कर दें। अच्छा, इकोनॉमी की सूझबूझ नहीं है। अच्छा सर, बात यह है कि चले मीडिया पे बैठे हुए 4, 6, 8 लोग जिनको इल्म नहीं है, जैसे आपने कहा जी, उनको पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो एक और बात सकती है। पूरी हुकूमत, इन पर्टिकुलर पूरी मुस्लिम लीग नून, वो ये कह रही है सिंगुलरली आपको, आपकी कैबिनेट को आपको रिस्पॉन्सिबल करार दे रही है। तो क्या ये, आप तो उनके पॉलिटिकल राइवल भी नहीं है, ना ही आपका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है, ना ही किसी और सियासी पार्टी से है, तो आपको ये सारे लोग पिन पॉइंट क्यों कर रहे हैं? आप आज भी, आप अब सेनेटर हैं, यू आर द फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्यों आपको ब्लेम कर रहे हैं? देयर इज अ पॉलिटिकल साइड टू इट, बट नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि लोग यही सोचते हैं कि अच्छा जी आप उनके सियासी मुखालिफ तो है नहीं, इट मीन्स कि कुछ जरूर आपने गलत किया है, इसलिए आपको मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं करंट गवर्नमेंट्स को ये ज़रूर मैं यहाँ पे बात करता चलूँ कि जो सवाल मुझसे किया जा रहा है कि कहीं हमें तो कहीं कोई गलत एडवाइस नहीं दी गई, ये भी ये ज़रूर सोचें, तहकीकात करें, बुलाएं लोगों को, फैक्ट फाइंडिंग करें कि कहीं किसी हवाले से कोई शख्स, ग्रोह करंट हुकूमत को तो गलत एडवाइस नहीं कर रहा केयर टेकर की परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग के हवाले से। रिव्यू ज़रूर कर लें। हो सकता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे महाज जहाँ चाह रहे हों, यहाँ पे बड़े हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, उनके हिडन एजेंडाज होते हैं। बज़ाहिर मुझे मुस्लिम लीग नून के हुकूमत से या प्राइम मिनिस्टर साहब से या उनकी कैबिनेट से डायरेक्ट कोई शिकायत नहीं है। अगर ये कोई फाइनेंशियल स्कैंडल है तो इसको एक्सपोज होना चाहिए। अगर मैंने बिलियंस ऑफ रुपीस कमाए हैं तो मेरी बाकी मानदा जिंदगी जेल में गुजरनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो जो बोहतान बांध रहे हैं या इस बोहतान को रिसेप्टिवनेस में तस्लीम करने का रुझान रख रहे हैं, वो अपने ज़मीर में जरूर झांकें। हाँ, नहीं, वो आप पे करप्शन, देखिए आप पर को करप्शन का या कोई फिगर जो बात की जा रही है वो इल्जाम तो चले पता नहीं, शायद मुझे नहीं लगता किसी ने लगाया। आप पे तो गलत फैसले का इल्जाम आप पे लगाया जा रहा है, और साथ ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि देखिए बड़ा क्राइसिस हुआ, उनको तो गिरफ्तार होना चाहिए इस नेग्लिजेंस के ऊपर। सो दिस लीड्स अस टू अ क्वेश्चन कि ये इतना बड़ा फिर इशू है किसी के लिए या फॉर दिस गवर्नमेंट कि आपने यू हैव डन समथिंग टेरिबली रॉन्ग, जिसकी वजह से आपको मुर्द इल्जाम ठहराया जाना चाहिए और आपकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और बड़ी स्ट्रिक्ट टर्म्स पर होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक फिगर देता हूं। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने वीट इंपोर्ट किए टू द ट्यून ऑफ $1 बिलियन, और इस साल प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट किए टू द ट्यून ऑफ $1 बिलियन। पिछले साल जो $1 बिलियन में 2.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई है, उसी कीमत में प्राइवेट सेक्टर ने 1 मिलियन टन ज्यादा गंदम जो है वो इंपोर्ट की है। ठीक, इंक्वायरी तो इस बात की भी होनी चाहिए और इसकी जरूर करनी चाहिए कि जब गवर्नमेंट सेक्टर प्रोक्योरमेंट करता है तो इतना ह्यूज डिफरेंस आता है, और प्राइवेट सेक्टर जो कि हमारा जो मुर्द इल्जाम अगर हमें ठहराया जा रहा है कि हमने गलत फैसला लिया, उसके नतीजे में 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम ज्यादा आती है जी। आटा सस्ता होता है, रोटी सस्ती होती है। क्या ये किसी वक्त की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आवाम के लिए, मजदूर के लिए, आपके कैमरामैन के लिए, रक्षा चलाने वाले के लिए, आम शख्स के लिए फैसला किया और उनको सस्ती रोटी मिली, इसकी सजा अगर देनी है बिल्कुल दें।
क्या वो 12 करोड़ कंज्यूमर हो रहे थे, जब आप सस्ती रोटी के साथ बात कर रहे हैं, बट सर आप सस्ती रोटी की बात करें, सस्ती रोटी तो हुकूमत कहती है हमने अब आगे की है जी 16 रुपए। आपके जब आप वजीर आजम थे उस वक्त पूरे मुल्क में रोटी की कीमत कहाँ कम हो रही थी? वो कह रही थी 20 रुपए, कहीं 25 रुपए, कहीं 22 रुपए, ये तो रेट था सर रोटी का। अब जो मार्केट को समझते हैं ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। आपने एट वंस लेट से मैं आ जाता हूँ, जो 6 माह के हमने इंटरवेंशंस मईशत की तो उनके असरात क्या जिस दिन आप फैसला करते हैं उसी दिन आती है? वक्त लगता है ना। अच्छा। ये इंपोर्टेड जो गंदम थी ये आई, ये मार्केट में गई, फ्लावर मिल्स में गई, आटे में कन्वर्ट हुई, कुछ वक्त लगा, तंदूर तक पहुंचा, उसकी कीमत पे असर पड़ा। 100 रुपए से 60 रुपए पे आटे की कीमत आई है। आप स्टेटिस्टिक्स जो इंडिपेंडेंट स्टेटिस्टिक्स है वो जाके चेक करें। मैं आपसे मुराद, मैं पाकिस्तान के अवाम से तारीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छे काम पे बुरा भला कहना और गाली और बहुतान तराशी करना, मेरे ख्याल में हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। एंड आई फेरोशियसली डिफेंड दैट। आप उसे डिफेंड करेंगे और कमेटी के सामने भी आप पेश होने का मुकम्मल इरादा रखते हैं और आप अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया कागर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और पर जो आपका मौक़िफ़ है उसको कमेटी किस तरह से इंटरप्रेट करती है, उसको तस्लीम करती है, उसके अंदर कोई मज़ीद सवालात आपसे करती है, ये तो कमेटी और उसकी तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। हमारे साथ मौजूद थे जनाब साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ साहब। अब एक अहम मामला जिसकी तरफ तवज्जो सबकी है और वो है जजेस तैनाती के हवाले से। मामला शायद सादा नज़र आता है लेकिन इतना सादा भी नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि कानूनी तरमीम की जाए जिससे जजेस तैनाती का तरीक़ाकार बदला जाए। अब तरीक़ाकार तो बदला जा रहा है लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि जो चीफ जस्टिस का ओहदा है उसकी मियाद को यानी टर्म स्पेसिफिक कर दिया जाए, 3 साल तक बढ़ा दिया जाए। शायद कुछ तजवीज़ ऐसी हैं कि जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ा दिया जाए। दोनों सूरत हाल के अंदर, दोनों मामलात के अंदर अहम बात यह है कि क्या उसका इतलाक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पर होगा, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान के निशाने पर है। अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान कादिर साहब, हमारे उस्ताद हैं, इस वक्त कंसल्टेंट हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन लीगल मैटर्स और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के, अथॉरिटी समझा जाता है उन्हें कानून के ऊपर। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका सर। अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपका जी कि आपने मुझे मदद किया सर, वेरी काइंड। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू इरफान कादिर साहब सबसे पहले है, आपकी पर्सनल नॉलेज में क्या चीज़ ज़्यादा डोमिनेट कर रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी मुद्दत को स्पेसिफिक किया जाएगा कि 3 साल तक हो, या जजेस रिटायरमेंट एज को 68 साल तक ले जाया जाएगा? आपके नज़दीक इस वक्त ज़्यादा जोर किस पर आ रहा है, क्योंकि ये गुफ्तगू तो हो रही है कि आईनी तरमीम आएगी उसके अंदर शायद ये भी शामिल होगा? देखें, ये जो पैकेज आ रहा है आईनी पैकेज जी, इसकी जो भी शिकें हैं जो भी है, अभी तक मुझे तो किसी ने इस पे नहीं कंसल्ट किया है सच डायरेक्टली। ओके। तो इसलिए ये जो आप फरमा रहे हैं कि 65 से 68 हो रही है या सिर्फ चीफ जस्टिस का टेन्योर जो उसको फिक्स किया जा रहा है, तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उड़ती उड़ती हम सब सुन रहे हैं, वो मैं भी सुन रहा हूँ, तो इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक। अब अभी जैसे आपके कुलीग ही हैं जनाब फाकी वजीर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तो आपको पता है बहसियत वकील वो भी बड़ी ज़हीन शख्सियत है। वो उन्होंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि हाँ ये गुफ्तगू हो रही है, मैं इसको रद्द नहीं कर रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बात तो हो रही है, लेकिन क्योंकि आप बड़ा क्रिटिकली एवेल्यूएट करते हैं बहुत सी चीज़ों को, तो इरफान कादिर साहब आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर ये इसका इतलाक होता है, मौजूदा हो जाता है और इसका इतलाक फिर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पर भी हो सकता है, तो और इसी वक्त अगर हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली ऑन काजी फायज़ साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि जरूरत इस वक्त इस बात की है कि हम अपनी जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि जुडिशरी का हिस्सा है जी, उनको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक, ना कि इंस्टीट्यूशंस को हम इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश करें। तो अगर तो ये तरामीम जो है अगर ये वाकई इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगी तो आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन अगर ये हम तरामीम जो है वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी के लोग चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उस तरह की जो तरामीम है वो डेफिनेटली हो तो सकती हैं,
लेकिन फिर वो एटलीस्ट मुझे चूंकि इल्म भी नहीं है इसके बारे में जी जी, लेकिन मेरा अपना व्यू चूंकि आपने पूछा है तो मेरे व्यू के मुताबिक इट डजंट मैटर कि चीफ जस्टिस को 3 साल मिलते हैं कि नहीं मिलते। मैं तो चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो और इंस्टीट्यूशन तब स्ट्रांग होगी जबकि ये जिस पैकेज की बात हो रही है उसमें जजेस अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अब तक ये देखें कि ये पैकेज आ क्यों रहा है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है, ये इसकी तो बातें अब हो रही है। मैं बड़ी देर से इस पैकेज की तरफ खुद भी इशारा कर रहा था जी जी, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे किए गए हैं जुडिशरी के कि जिससे कि कोशिश ये की गई थी कि एक आजाद अदलिया को मगर कुदर आजाद अदलिया बना दिया जाए। अब जजेस की अपॉइंटमेंट को आप ले लें जी जी, कि मैं जब अटॉर्नी जनरल था तो मैं चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी जी, मैंने कहा था कि आइन की रूह के मुताबिक ये अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, आप अपने रूल्स में तरमीम करें क्योंकि अब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से एक शख्स को नॉमिनेट कर देते हैं और बाकी सारे उसमें अच्छाइयां या बुराइयां ढूंढते हैं और फिर फैसला हो जाता है कि इसको जज कर दें या ना करें। तो मैंने कहा कि रूल्स के मुताबिक हर शख्स जो है उसको चाहिए, हर मेंबर जो है वो इक्वल है, हर एक को नॉमिनेट करना चाहिए। तो वो अमेंडमेंट्स जो थी पाकिस्तान बार काउंसिल की भी रिक्वायरमेंट थी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस पे चीफ जस्टिस को लिखा, उनकी डिमांड भी थी ठीक। और मैंने तो चिट्ठी में ये भी लिख दिया था कि अगर आप ये नहीं करेंगे और इसी तरह से मीटिंग होती रहेंगी तो मेरा वहां बैठना बिल्कुल बेमानी होगा और मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने फिर कोई भी मीटिंग जुडिशियल कमीशन की अटेंड ही नहीं की थी, 3 महीने 4 महीने कोई नहीं अटेंड की थी। बिल्कुल ठीक। तो आप योर फॉर इट के जो जजेस तैनाती का तरीका कार है, मतलब 19वीं तरमीम जो करवाई गई थी, अगर मैं कहूँ बंदूक के जोर पर ही करवाई गई थी, आपको लगता है कि उसमें तरमीम होनी चाहिए? बिल्कुल उसमें होनी चाहिए। और आप देखें ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जजेस अपॉइंटमेंट पे उसको जीरो करके रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जजमेंट दे दी और जजमेंट देते थे तो सारी पार्लियामान और हर किसी घबरा जाता था कि आप पता नहीं ये क्या फैसला देंगे। वो हिंदुस्तान में उन्होंने कोई बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की कभी बात कर दी जी, यहाँ पे दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट, जबकि पाकिस्तान में कोई बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जजेस ने खुद ही अच्छा, लिहाजा आप ये नहीं कर सकते कि जजेस को इस तरह से आप मौका दे दें जजमेंट्स देने का कि वो ना सिर्फ के मादर पिदर आजाद हो जाए बल्कि वो मुकन्ना पे और एग्जीक्यूटिव पे चढ़ दौड़े और फिर कंटेम्प्ट पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हर किसी को डराना धमकाना शुरू कर दें। बिल्कुल तो इसलिए ये वजाहती पैकेज जरूरी है ताकि जुडिशरी जो है वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर ना निकले, जो कि आईनी हदूदों पे यूदा उसके अंदर रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान काजी साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर जरा बात सूबा पंजाब के हवाले से हो जाए। हैंड्स ऑन गवर्नमेंट है, यानी हर जगह मौजूद नजर आएगी आपको हुकूमत, और चीफ एग्जीक्यूटिव मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन पर तनकीद भी बहुत हो रही है। कोई कहता है जी कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ मशहूर हो रही हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान या पंजाब के अवाम को एक्चुअल रिलीफ मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो फिर एतराज़ कैसा? एक ब्रेक के बाद से बात करेंगे हमारे साथ। इस बात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत के अंदर डायलॉग का ऑप्शन ज़रूर खुला होना चाहिए, लेकिन अब बानी चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान का कहना यह है कि मुज़ाकरात उसी सूरत में हो सकते हैं अगर चोरीशुदा मैंडेट वापस किया जाए। अब कुछ लोगों के लिए तो ये बात तवज्जो तलब है ही, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इट्स अ नॉन स्टार्टर। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात कभी हो ही नहीं पाएंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर ज़िया साहब और सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा। अगर आमिर ज़िया साहब मैं आपसे आगाज़ कर पाऊँ, ये मुतालबा कंसिडरिंग जो इस वक्त सियासी हालात और माहौल है, कितना काबिल अमल नज़र आता है? या आपके नज़दीक ये आपके नज़दीक भी एक नॉन स्टार्टर है कि भाई ये तो पहली लड़ाई ही इस बात पर है कि नहीं मैंडेट चोरी हुआ नहीं हुआ, कोई वापस करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे? तो मुनीफ साहब, जिस तरह से आपने नॉन स्टार्टर लग रहा है, मैं इसकी तशरीह कुछ इसी अंदाज में करूंगा लेकिन दूसरे अल्फाज में। बात ही कि क्या सवाल पैदा हो रहा है कि जो उन्होंने कहा कि जी जब तक आप मतलब है कहते हैं ना इंतखाबात का जो उनका मुतालबा है उसको तस्लीम नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैं इसकी तशरीह यूँ लूँगा कि जो दूसरा फरीक है यानी कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात का जो इदराक है वो PTI और उसकी आला क़यादत को अच्छी तरह से है। तो जब भी वो कम अज़ कम दबाव बरकरार रखने के लिए वो उस तरह के मुतालबात करें कि जिनको पता है ना कबूल होंगे ना उस पर बात होगी, क्योंकि जब भी पसे पर्दा या मतलब है कि कवर्टली या ओवर्टली गुफ्तगू शुरू होगी तो उसमें मेरे ख्याल में शराइत नहीं होंगी, क्योंकि पहले मरहले के ऊपर जो है मतलब है आपको इस वक्त इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि मुज़ाकरात होंगे। PTI के उसमें रवैये में कोई लचक नहीं है,
फिर दूसरी बात है कि जो भी उनके इश्यूज हैं उन पर उसी तरह दबाव जो है वो बरकरार है। हमें जो इस्टेब्लिशमेंट का मूड लग रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लिए तरजीहात रखी हैं SIFC के हवाले से, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के हवाले से, माशी इस्तेकाम लाने के हवाले से, तो इस वक्त जो है उनकी गाड़ी जो है सरपट उसी सड़क पे दौड़ रही है। PTI कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ सिग्नल्स देकर के हम बात भी करेंगे, हम ये शर्त भी लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको कोई टेकर्स नहीं है उनके इस डिमांड का, इस मुतालबे को मानने के लिए। तो जो जैसा आपने फरमाया कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिल वक्त जो है वो नॉन स्टार्टर है। जी अज़मा बुखारी साहब, अब बहसीत एक सियासी जवाब ठीक है, अब आपका सियासी इख्तलाफ सही, हर तरह की तनकीद अपनी जगह सही, लेकिन बहरहाल सियासतदानों से बात एट्रीब्यूट की जाती है कि आप मेज़ पर बैठेंगे, इंगेज करेंगे, बात करेंगे। बेशक तहरीक इंसाफ का ये कह देना कि आपसे, पीपल्स पार्टी से या MQM से बात नहीं हो सकती, बहरहाल दबाव तो आप पर भी रहेगा कि सियासी मामलात हैं, इनको सियासी तौर पर ही हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनीब। बिल्कुल सियासी मामलात को सियासी तौर पर ही हल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कोई सियासतदान हो तो सही, जब दूसरी तरफ जो है वो एटीट्यूड ये है कि जी हमें तो सिर्फ आर्मी चीफ से और DGI से बात करनी है, उसके अलावा हम किसी से बातें नहीं करना चाहते। एक तरफ ये कहे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो रोज नया इल्जाम, मुझे जो है वो फलाना अफसर जो है वो मेरी बीवी को मारना चाहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, फलाना मुझे जहर देना चाहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे कत्ल करने का मंसूबा बन गया है, मुझे ये राह से हटाना चाहते हैं। अब देखिए ना, जो एक अभी कुछ दिन पहले भी जो नया कारनामा सर अंजाम दिया है, जो उन्होंने कॉलम लिखा है, एक तरफ वो कहते हैं मुझ पे पाबंदी बहुत है, शीशा लग गया है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरी डायरेक्ट किसी के साथ वो नहीं है। तो ये कहाँ लिखे जा रहे हैं कॉलम, कौन लिख रहा है, ये कैसे लिखवाए जा रहे हैं ये कॉलम, और उसके अंदर वो इल्जामात लगा रहे हैं। उन्हीं से बात करनी है जिन पे इल्जामात लगा रहे हैं। क्या बात करनी है आपने? एक तरफ भाई खाई टिको तो सही, एक तरफ या तो ये कहो कि मैं जो इल्जामात लगा रहा हूँ वो झूठ लगा रहा हूँ और मैं सिर्फ जो है वो अपनी स्किन सेविंग के लिए ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो आप ये कहें कि मैं जो है वो बिल्कुल ये इल्जामात दुरुस्त हैं, लेकिन मैं अब थक बहुत गया हूँ और जो है वो कुछ महीने के बाद ही मेरी बस हो गई है, मुझे NRO चाहिए। मतलब कोई तो बात, किसी एक तरफ आप इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप बात करना चाहते हैं। किनसे बात करेंगे, क्यों करेंगे बात? मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आते हैं। मामला गंभीर है और इसका हल सियासी तौर पर है या नहीं, तो बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये बात बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है आमिर ज़िया साहब कि ये हंसी भी शायद आ जाती है कि एक तरफ आप इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि उन्होंने मैंडेट चोरी कर अज़मा बुखारी साहबा की जमात को, पीपल्स पार्टी को या MQM को दिया, लेकिन अगर उन्होंने चोरी किया, जो इमरान खान साहब का पूरा नैरेटिव है, तो फिर बात उनसे करनी है। अच्छा जी बात क्या करनी है, तो कहते हैं जी हमने उन्हें आइन के आर्टिकल्स पढ़ाने हैं कि आप अपनी हदूद में रहें। तो ये तो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी पढ़ाए जा सकते हैं। मतलब आपको इसमें कन्फ्यूजन नजर आती है, हेल्पलेसनेस नजर आती है तहरीके इंसाफ के बिहाफ पे, या बस वही जिस तरह आपने फरमाया कि वो सिग्नल्स दे रहे हैं लेकिन सिग्नल पे कोई गाड़ी रुक नहीं रही? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जिनसे शिकवा है उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जो PTI की ख्वाहिश है कि जी हमें फौज से बात करनी है, तो दरवाज़ा वो सही खटखटा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उनको कभी भी रिलीफ मिलेगी या उनकी वापसी होगी, एहा होगा, वो उसी रास्ते से होगा। ये उनके जहन में चीज़ बैठी हुई है। अच्छा, एक और बात हमें समझनी चाहिए कि जो PTI का DNA है, बुनियादी तौर पर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो जो है एक गिल्टेड लवर वाला उनका, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ या उन्होंने परसीव किया और उसका वो इल्ज़ाम कुछ शख्सियात पे लगाते हैं, इदारे पे लगाते हैं, गलत लगाते हैं, सही लगाते हैं, कतई नज़र इस बात के, उन्होंने इस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया कि जी हमारे साथ ज्यादती जो है वहाँ पे हुई है। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि हमें उस गलत फहमी को या जो भी माफ़ी तलाफ़ी है अगर करना है तो वहीं से होगा। अच्छा, ये बात है कि जी अगर वो नून लीग से बात करते हैं या पीपल्स पार्टी से बात करते हैं, तीसरी MQM, तो उन्होंने जो सियासत का अपना किला बनाया है वो तो इसी नफ़ी पे बनाया ना कि मैं इन दो जमातों के खिलाफ हूँ और इनसे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ राइटियस हैं, हम ज़्यादा ईमानदार हैं, जो भी वो अपने दावे करते हैं। ये जमातें जो हैं उन पर वो तनकीद करते हैं। तो ज़ाहिर अगर वो इनसे बात करना शुरू कर देते तो उनकी जो भी सियासत है वो एकदम नफ़ी हो जाएगी। उसकी जो भी उन्होंने एक बयानिया बनाया है, बरसा बरस वो बयानिया बनाया, उसकी नफ़ी हो जाएगी। सर बसद एहतराम, जो अभी इमरान खान साहब का रिसेंट आर्टिकल भी आया है
इमरान खान साहब तो ड्यूरिंग द एंटायर लास्ट ईयर, वो तो 9 मई को गलती क्या, वो तो उसे कहते ही ये झूठ का पलंदा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो उन्हें गलती का इदराक कहाँ होगा सर? मतलब अगर देखा जाए वो तो उसे क्या ही झूठ रहे हैं कि ये उनका ख्याल है असद कैसर साहब का कि ये मोहसिन नकवी साहब ने या आईजी पंजाब ने करवा दिया। इमरान खान साहब कहते हैं ये किया ही इसलिए गया कि उनकी जमात का रगड़ा निकाल दिया जाए। तो फिर ऐसी सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट को ये लगता है कि ये रियासत पर सबसे बड़ा अब तक का हमला था फौज पर, तो कहां से मामला हल होगा? आमिर जाज साहब आपके नजदीक? मेरे नजदीक मैं बहुत पहले भी जब उस वक्त 9 मई जैसे वाकयात नहीं हुए थे तब भी मैं कई मरतबा मैंने ये कहा था कि सीज फायर की जरूरत है, कि आप हालात बेहतर करने से पहले फायरबंदी करते हैं। फायरबंदी से यह मुराद है कि आप बयानात जो हैं वो या तो सोच समझ के देते हैं, कुछ अरसे खामोश हो जाते हैं और फिर पसे पर्दा आप डायलॉग करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। वो हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। हमारे यहाँ जो एक मिजाज बन चुका है कि हर चीज़ टीवी पे करनी है और हमें धमाकेदार तरीके से करनी है, उससे मसले हल नहीं होते। ये जो पीटीआई का बेसबरापन था या उसके ना तजर्बेकारी कह लें या उसका एक ब्रिंकमैनशिप जो थी, उससे अगर ये अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करें तो उनको नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए एक मकबूल जमात थी, एक सब कुछ था। अगर ये ज़रा सा एहतियात से चलते, सोच समझ के चलते, उस वक्त बातचीत की राह हमवार करते जब चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ी थी तो उनका गेम में वापसी का इम्कान था। अभी मुझे कहते हैं ना मुस्तकबिल करीब में, या मुस्तकबिल करीब होता है 2-3 महीने 4 महीने, उसमें उसके बाद भी फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। अज़मा बुखारी साहबा, वो इस वक्त तासुर ये है कि एक होता है कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, आपकी तो 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, मतलब इतनी बेनिफिटेड है हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पर है। इशू ये है कि आप क्या इतनी वसअतुल कल्बी का मुजाहरा करेंगे बहसीयत मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि अगर इमरान खान साहब के ताल्लुकात अच्छे हो जाए एस्टेब्लिशमेंट से तो आपको एतराज कोई नहीं है? कम से कम ये तो कह देना। नहीं, हमें क्यों एतराज होगा? अगर इमरान खान को कोर कमांडर हाउस जलाकर, मियां वाली एयर बेस के जो है वो हमारे तारीखी जहाज जलाकर, अगर GHQ के जो है वो अंदर घुसकर शोधा की जो है वो तजलील करके अगर उसको माफी मिल सकती है तो ये फिर मतलब उनके पास तो ये फैसला है, तो हमें क्या इतराज होगा? अगर ये माफी दी जा सकती है जी, तो उसके बाद तो ये खुली छुट्टी है ना सबके लिए कि ये बिल्कुल काबिले माफी जुर्म है। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर फांसी भी चढ़ गए ना, जलावतन भी हुए, हाई जैकर भी बनाए गए, उनको जो है वो उम्र कैदें भी सुनाई गई, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। और ये अगर अनोखे लाडले को, ये अनोखे लाडलापन जो है वो अगर चलता है, हमें उस पर क्या ही एतराज होगा। शुक्रिया अदा करूंगा जनाब आमिर जाज साहब का और मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा का। प्रोग्राम जी इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।